हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आप सभी स्टडीज़ कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक न्यू वीडियो सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के एसईसी पेपर योर लॉज योर राइट्स के लिए। ये जो पेपर है ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर सीबीसीएस में एज एन एसईसी आपको कवर करना है, आपको पढ़ना है। ये जो पेपर है काफ़ी अच्छा पेपर है। इस पेपर के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपके जो हैं कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से आपके अधिकार हैं। सो देखिए, इस पेपर का सिलेबस जो है हमने काफ़ी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आपने इस वीडियो के पहले की वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हमने आपको बताया है कि क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको इस पेपर के अंदर कवर करने हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो देखिए, जैसे कि आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की यूनिट 1, जो कि है रूल ऑफ लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। अब देखिए, ये जो यूनिट 1 है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, इसका जो फर्स्ट कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो रूल ऑफ लॉ है ये क्या कंसेप्ट है। हिंदी में कहें तो विधि का शासन जो है वो क्या है, किसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ को आप किस प्रकार देख पाते हैं, इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने एवं समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि के शासन को आइए समझने का प्रयास करते हैं। So first of all, let us try to understand the concept of rule of law. So देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम जो हैं समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो विधि का शासन है ये क्या है, क्या इसकी अवधारणाएं हैं एंड कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ है। आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि जो लॉज हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं विल ऑफ द पीपल। जो हमारे विल हैं उसको कहीं ना कहीं जो लॉज हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। कोई भी सोसाइटी, कोई भी जो समाज है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, सस्टेन नहीं कर सकता है विदाउट लॉज, क्योंकि जो लॉज हैं वो एसोसिएटेड हैं हमारी लाइफ से। एंड जो राइट्स हैं एंड जो लॉज हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो हैं जुड़े हुए हैं, आपस में जो हैं इंटरलिंक्ड हैं। कोई भी राइट जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है अपने आप को एक्सरसाइज करना विदाउट लॉ, यानी कि सोसाइटी के अंदर कोई भी राइट तब तक जो है एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है जब तक वहाँ पर रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो है एस्टेब्लिश ना हो। एंड जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड लॉज को भी वहाँ पर निहित किया गया है, एंशंट किया गया है। सो देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है वो एक तरीके का मैकेनिज्म है, एक तरीके की प्रोसेस है, एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके की प्रैक्टिस है, या फिर एक तरीके की नॉर्म या फिर वैल्यू है डेट सपोर्ट द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स बिफोर द लॉ, जो कि सपोर्ट करती है इक्वलिटी सभी के सभी सिटीजन्स की बिफोर द लॉ, सिक्योर करती है एक नॉन आर्बिट्रेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड मोर जनरली प्रिवेंट्स द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर। सो देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि के शासन की अवधारणा को समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यह समझना होगा कि स्टेट जो है यानी कि राज्य जो है वो किसी शासक यानी कि रूलर या फिर किसी भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल यानी कि लोगों के मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा नहीं, बल्कि लॉ यानी कि कानून के द्वारा जो है शासित होता है, गवर्न होता है। यानी कि कोई भी सोसाइटी जो है
वो किसी रूलर के द्वारा या फिर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल के द्वारा गवर्न ना होकर वो सोसाइटी जो है लॉ के द्वारा जो है गवर्न की जानी चाहिए, कानून के द्वारा जो है वहाँ पर शासन जो है स्थापित किया जाना चाहिए। द टर्म रूल ऑफ लॉ इज़ नोवेयर डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देखिए, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये जो टर्म है रूल ऑफ लॉ, ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये जो टर्म है रूल ऑफ लॉ, इसको यूज किया जाता है हमारी इंडियन जुडिशरी के द्वारा इन देयर जजमेंट। ये जो कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, यानी कि जो विधि का शासन है, ये जो थ्योरी है, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। जो हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स हैं जैसे कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इन्होंने भी डिस्कस किया है कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ अराउंड 350 BC, जहाँ पर एरिस्टोटल जो हैं, जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, उन्होंने कहा है कि कानून को शासन करना चाहिए और जो सत्ता में है उन्हें कानूनों का सेवक होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि लॉ शुड गवर्न एंड दोज हु आर इन पावर शुड बी सर्वेंट ऑफ द लॉज। वहीं अगर हम बात करें प्लेटो के बारे में, तो प्लेटो ने लिखा है रूल ऑफ लॉ के बारे में कि जहां कानून किसी अन्य अधिकार के अधीन है और उसका अपना कोई नहीं है, राज्य का पतन मेरे विचार में दूर नहीं है। लेकिन अगर कानून सरकार का मालिक है और सरकार उसकी गुलाम है, तो स्थिति वादे से भरी हुई है और लोग उन सभी आशीर्वादों का आनंद लेते हैं जो देवता राज्य पर बरसते हैं। अगर हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें तो प्लेटो ने लिखा है रूल ऑफ लॉ के बारे में कि वेयर द लॉ इज सब्जेक्ट टू सम अदर अथॉरिटी एंड हैज़ नन ऑफ इट्स ऑन, द कोलैप्स ऑफ द स्टेट इन माई व्यू इज नॉट फार ऑफ। बट if law is the master of the government and government is the slave, then the situation is full of promise and men enjoy all the blessings that the gods shower on a state। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ है, ये जो है एंटायर बेस है हर एक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का, यानी कि ये जो विधि का शासन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रशासनिक कानून का संपूर्ण आधार है। अब देखिए, जैसे कि एरिस्टोटल ने ये डिस्कस किया रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट में कि काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो ग्राउंडेड होते हैं, जैसे कि जस्टिस, फेयरनेस, इंक्लूसिवनेस, ये सभी के सभी आइडियाज़ जो हैं, ये सभी के सभी रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत जो हैं निहित होते हैं। ये जो है एरिस्टोटल का मानना था, कहना था। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में आज जो है आप देख सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ में आ चेन ऑफ फंडामेंटल आइडियाज़ जो हैं मौजूद हैं, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, फॉर गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सो ऑन। सो देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम इसके फॉर्मल ओरिजिन की बात करें कि कहाँ से ये जो रूल ऑफ कॉन्सेप्ट, ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिनेट हुआ है, सो देखिए इसका जो ओरिजिनेटर है, वो जो कंसेप्ट ऑफ रूल का जो ओरिजिनेटर है, वो कहा जाता है सर एडवर्ड कोक को, जो कि चीफ जस्टिस थे इन जेम्स फर्स्ट रेन। सर एडवर्ड कोक जिन्होंने इसको डेवलप किया, इसको ओरिजिनेट किया, इन्होंने ये जो है फ्रेंच फेज ला प्रिंसिपे दे लेगिलेट विच मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी, इससे जो है इन्होंने इसको ओरिजिनेट किया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इनका ये कहना था कि जो कानून का शासन है, जो विधि का शासन है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसमें जो लॉ है उसका जो अर्थ है, चाहे वह आदमी हो या समाज, उसे किसी व्यक्ति या शासक द्वारा नहीं बल्कि लॉ द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए। एंड अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एज़ पर आर्टिकल 13 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें रूल ऑफ लॉ का मतलब जो है वो लॉ ऑफ लैंड जो है बताया गया है। अब देखिए, जो सर एडवर्ड कोक का जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, जो उन्होंने ओरिजिनेट किया, अब इसको जो है और ज़्यादा डेवलप किया गया आगे चलकर
A.V. डाइसी के द्वारा। उन्होंने एक थ्योरी दी, अपने जो बुक है अपने उन्होंने एक बुक लिखी 1885 के अंदर, जिन्होंने उन्हें बताया कि जो रूल ऑफ लॉ है उसके जो हैं बेसिकली 3 पिलर्स होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया 3 पिलर्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट डेट अ गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं लॉ इज सुप्रीम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड प्रीडोमिनियंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ये 3 के 3 प्रिंसिपल्स जो हैं डाइसी ने अपने थ्योरी के अंदर उनको बताया है, एक्सप्लेन किया है। सो आइए क्विकली जानने और समझने का प्रयास करते हैं इन प्रिंसिपल्स को, जिसमें है लॉ इज सुप्रीम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड प्रीडोमिनियंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है लॉ इज सुप्रीम, यानी कि कानून की सर्वोच्चता। यानी कि जो आदमी है, जो समाज है, जो शासक है, उसके भी सबसे ऊपर जो है लॉ को जो है माना गया है। लॉ ही जो है वो सुप्रीम है, वो ही सर्वोच्च है। ठीक है, तो दिस हैज़ ऑलवेज बीन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ डेट प्रोपाउंड्स डेट द लॉ रूल्स ओवर ऑल पीपल। जो लॉ है वो सभी के सभी पीपल्स के ऊपर जो है रूल करेगा, इंक्लूडिंग द पर्सन्स एडमिनिस्ट्रिंग द लॉ, चाहे वो ही पर्सन क्यों ना हो जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि लॉ को जो है बना रहे हैं। द लॉ मेकर्स नीड टू गिव रीजंस डेट कैन बी जस्टिफाइड अंडर द लॉ while exercising their powers to make and administer law। सो देखिए, इसमें केवल यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि लॉ जो है सबसे ऊपर है, चाहे कोई शासक हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। ठीक है, सबसे ऊपर जो है लॉ को जो है माना गया है। जो कानून है उसकी जो सर्वोच्चता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। A.V. डाइसी की जो थ्योरी है उसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल में इसको बताया गया है। देन जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, अर्थात कानून के समक्ष समानता। अब देखिए, वाइल द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ सेट इन प्लेस द चेक्स एंड बैलेंसेस ओवर द गवर्नमेंट इन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ सीक्स टू इंश्योर दैट द लॉ इज एडमिनिस्टर्ड एंड इन्फोर्स्ड इन अ जस्ट मैनर। तो देखिए, कानून के समक्ष जो हैं वो सभी समान हैं। ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, ठीक है, सभी के सभी जो हैं कानून के समक्ष, कानून के समान जो हैं सभी बराबर हैं। ठीक है, कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन जो है नहीं किया गया है। देन इसका थर्ड जो है प्रिंसिपल है वो है प्रीडोमिनियंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी कि कानूनी भावना की प्रधानता। अब देखिए, इन दो प्रिंसिपल्स को बनाए रखने के लिए इस थर्ड प्रिंसिपल को ऐड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था A.V. डाइसी के द्वारा। सो देखिए, द कोर्ट्स आर द इन्फोर्सेस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब देखिए, जो कोर्ट जो हैं वो इन्फोर्स करते हैं रूल ऑफ लॉ को, एंड दे मस्ट बी बॉथ इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। Thus, the freedom of judiciary becomes an indispensable pillar to the rule of law। अब देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज हैं उनको बनाए रखने के लिए, जैसे कि आर्टिकल 32 आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर इन दो प्रिंसिपल्स को बनाए रखने के लिए जो पावर है, जो सत्ता है, वो दी गई है जुडिशरी के हाथों में। ठीक है, जो कोर्ट्स हैं उनके हाथों में इनको दिया गया है। अगर कोई भी वायलेट करता है इन राइट्स को, इन रूल्स को, तो वो जो हैं इस थर्ड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो हैं कोर्ट जा सकते हैं एंड अपने जो राइट्स हैं वो मांग सकते हैं। ठीक है, सो ये जो हैं 3 प्रिंसिपल्स हैं A.V. डाइसी की जो थ्योरी है उसमें इन्होंने बताया है। सो देखिए, आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि आखिरकार जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है, जो विधि का शासन है या फिर जो कानून का शासन है वो क्या है, क्या उसके मायने हैं, क्या उसका अर्थ है, एंड A.V. डाइसी के द्वारा कौन कौन से 3 प्रिंसिपल्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी को डेवलप करने के लिए जो रूल ऑफ लॉ है उसने एक ग्रेट रोल जो है प्ले किया है।
एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेमर्स हैड टू ऑप्शंस। अब देखिए, जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था तब फ्रेमर्स के पास दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था यूएसए एंड सेकंड ऑप्शन था इंग्लैंड। सो देखिए, कुछ प्रोविजंस जो हैं वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, कुछ जो प्रोविजंस हैं वो हमने जो है इंग्लैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से अडॉप्ट किए हैं। अब देखिए, जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अडॉप्ट किया है फ्रॉम द इंग्लैंड बाय आर कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स एंड मैनी प्रोविजंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे उन्होंने जो है इंग्लैंड से ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया है, ठीक है। एंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम माना जाता है और कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। प्रीएम्बल में भी आप देख सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ को एंश्रिंड किया गया है और ऐसे कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में भी निहित किए गए हैं। अब देखिए, ये जो रूल ऑफ लॉ है इसको डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखिए, इट कैन नॉट बी अमेंडेड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको जो है आप जो हैं संवैधानिक संशोधन द्वारा भी संशोधित नहीं कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो ये जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है इसको देखा जाता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। एंड देखिए, ये जो विधि का शासन है इसके अनुसार यह इम्पोर्टेंट है कि शासकों द्वारा मनमाने ढंग से लिए जाने वाले डिसीजंस के बजाय लोगों को स्वीकृत नियमों द्वारा जो है रूल किया जाना चाहिए। इसके लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो नियम बने हैं, जो रूल्स बने हैं, वे सामान्य और सारगर्भित, ज्ञात और निश्चित हों और यह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से जो है इम्प्लीमेंट हो सकें। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें रूल ऑफ लॉ के बारे में, सो देखिए जो कॉन्सेप्ट है इसको आप देख सकते हैं हमारे उपनिषद में भी इसके बारे में जिक्र जो है वो किया गया है। अगर हम मॉडर्न डे के बारे में बात करें, मॉडर्न टाइम में बात करें, तो स्कीम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड है। एंड जो डॉक्ट्राइन है रूल ऑफ लॉ की वो जो है डाइसे के द्वारा जो है डेवलप की गई है एंड हैज़ बीन अडॉप्टेड एंड वेरी इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जिसको बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर निहित जो है किया गया है। जो आइडियल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सभी के सभी जो हैं एंशेंट हैं हमारे प्रीएम्बल में भी, जो कि एक पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारतीय संविधान है, वो जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है एंड जितने भी लॉज हैं उनको ज़रूरत पड़ती है टू बी कन्फर्मिटी विद इट। अब देखिए, ये जो है कहा जाता है बेसिक ह्यूमन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है इसको भी हमारे आर्टिकल 21 के अंदर जो है एंशेंट किया गया है। वहीं अगर हम आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि गारंटी प्रोवाइड करता है द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। वहीं आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर्टिकल की बात करें तो इनको जो है बेसिकली दे आर ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हैं गोल्डन ट्रायंगल कहे जाते हैं। ये जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर ये बताएं कि आर्टिकल 14 किसके बारे में है, आर्टिकल 19 किसके बारे में है एंड आर्टिकल 21 जो है किसके बारे में है। मुझे आशा है कि आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएंगे इन आर्टिकल्स के बारे में। सो आप देख सकते हैं काफ़ी तरीके से जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल जो है उसको इंस्टेंट किया गया है, उसी के बेसिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया है। सो नाउ डियर ऑल, ये जो स्लाइड है जस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है ताकि इन पॉइंट्स को आप जो हैं अपने आंसर राइटिंग के दौरान जो हैं ऐड कर सकें। जहाँ पर हमने आपको ये डिस्कस करा है कि एरिस्टोटल के द्वारा क्या कहा गया है कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को लेकर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एरिस्टोटल ने कहा है
लॉ शुड गवर्न एंड दोज हु आर इन पावर शुड बी सर्वेंट ऑफ द लॉज। वहीं अदर हैंड अगर हम कैरोलिन कैनेडी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसकी बात करें तो ये कहते हैं कि द बेडरॉक ऑफ आवर डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ लॉ एंड दैट मीन्स वी हैव टू हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जजेस who can make decisions independent of the political winds that are blowing। अर्थात हमारे लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है, विधि का शासन है, और इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, न्यायाधीश जो चल रही राजनीतिक हवाओं से स्वतंत्र होकर डिसीजंस ले सकते हैं। ये जो है कैरोलिन कैनेडी के द्वारा जो है एक्सप्लेन किया गया है कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को। जस्ट आपको ये स्लाइड इसलिए दिया गया है ताकि आप इन पॉइंट्स को जो हैं अपने आंसर राइटिंग के दौरान जो हैं ऐड कर सकते हैं। सो नाउ डियर ऑल, आइए लेक्चर को फिनिश करते हैं एंड देखते हैं ओवरऑल असेसमेंट। सो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टेट जो है वो गवर्न होता है एक शासक के द्वारा नहीं, एक जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो होते हैं उनके द्वारा नहीं, बल्कि जो स्टेट है वो गवर्न होता है लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा। ठीक है। एंड जो ओरिजिन हुआ है रूल ऑफ लॉ थ्योरी का वो आप देख सकते हैं एंशिएंट रोमन्स के द्वारा दिया गया है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स के द्वारा जो है डिस्कस किया गया है कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को। एंड जो रूल ऑफ लॉ है इज सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। जो गुड गवर्नेंस होता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट जो है रूल ऑफ लॉ को माना गया है। एंड जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है इसका डेरिवेशन हुआ है एक फ्रेंच वर्ड जो कि है ला प्रिंसिपे दे लेगिलेट, जिसका मतलब होता है, जो कि इम्प्लाई करता है प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। अब देखिए जो टर्म है रूल ऑफ लॉ ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम इंग्लैंड एंड इंडिया हैज़ टेकन दिस कंसेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ ये इंग्लैंड के अंदर जो है ओरिजिनेट किया गया, जिसको एज अ एडॉप्ट, ठीक है, एज एन एडॉप्शन हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको शामिल किया। अब देखिए जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है उसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ इज़ द बेस्ट टूल टू अचीव द एम। सो ओवरऑल ये यहाँ पर लेक्चर जो है ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि आखिरकार कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है क्या उसका अर्थ है, क्या उसके मायने हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ किस प्रकार देखने को मिलता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड यहाँ पर हमने रेफरेंस लिंक जो है प्रोवाइड कराया है, आप इसको चेक कर सकते हैं एंड कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को बेहतर तरीके से और समझ सकते हैं। सो डियर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आप तक मिस ना हो एंड आप जो है उसको टाइमली जो है देख पाएँ, कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर पाएँ। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके फीडबैक हैं वो आप हमें वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। सो आप जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सिलेबस का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग जो हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, आप जो हैं इस लास्ट स्लाइड तक जो हैं वीडियो के साथ बने रहे हैं। सो इसी के साथ